पहले हम समझते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन से हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। देखिएगा जैव संसाधन क्या है, तो देखिए जब एक ही व्यक्ति का क्या होता है कि बहुत सारा नाम हो जाता है। ये घर पर रहेगा तो मोहन रहेगा, गांव में चला जाएगा तो सोहन हो जाएगा, यानी कि एक ही व्यक्ति होता है, उसको अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए जैव संसाधन किसको कह रहा है कि भुतलाकर यहाँ पर बोल रहा है। जैव यानी होता है जिंदा, जैव यानी क्या होता है जिंदा, तो जिंदा नहीं कह रहा है, शर्मा रहा है आपसे, आ रहा समझ में, आप लोग से शर्मा रहा है या ये जान रहा है कि सब जान जाएगा तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर जैव संसाधन को जिंदा ना कहकर क्या कर रहा है, जैव संसाधन। देखिएगा यहाँ पर, तो यानी कि जितने भी जिंदा चीज हैं, जितने भी जिंदा चीज हैं, जिंदा यानी सजीव, जितने भी सजीव चीज हैं जो मानव के लिए उपयोग आते हैं, यानी कि जितने भी सजीव संसाधन है वो सब जैव संसाधन कहलाएंगे। और जितने भी निर्जीव हैं, और जितने भी निर्जीव संसाधन है उनको अजैव संसाधन कहलाएगा। यानी कि सजीव रहेगा तो जैव संसाधन कहना है, और निर्जीव रहेगा तो अजैव संसाधन कहना है। इसे सजीव में देखिए क्या आ जाएगा, पेड़ पौधा आ जाएगा, पेड़ पौधा आ जाएगा, जीव जंतु इसमें आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, मछली आ जाएगी, मानव ये सब आ जाएगा, तो वो जैव संसाधन हो जाएगा। और देखिए अजैव संसाधन में क्या आ जाएगा, जिससे में यहाँ पर मिट्टी, क्या मिट्टी जिंदा होता है जी, मिट्टी जिंदा नहीं ना होता, इसलिए अजैव संसाधन है। जो जिंदा नहीं है, निर्जीव है, उसको अजैव संसाधन कहेंगे। मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ईटीसी, ये सब क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो जिंदा है जैव संसाधन, जो जिंदा नहीं है वो अजैव संसाधन। साधन यानी कि उपयोगिता, यानी उपयोग करने के आधार पर आप किसी भी चीज का उपयोग कीजिएगा तो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा, तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहिएगा। अब पुनः प्राप्त नहीं होगा तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहिएगा। यानी कि वैसे संसाधन जिसका आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद वह पुनः आपको प्राप्त हो जाता है तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और जब आपको पुनः प्राप्त नहीं होता है तो अनवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसे संसाधन, मान लीजिए जिसको आप क्या करें कि उसको आप कितना भी लतिया रहे हैं तो लात खाने के बाद भी वो बार बार आपके पास आ रहा है, तो बार बार आता है, उसका आप बार बार उपयोग कीजिएगा तो हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। जैसे में क्या हो जाएगा, जल, जल को आप कीजिए क्या कीजिएगा, बारिश जितना भी होता है फिर सूखता है फिर बारिश होता है, ऐसा चलते रहता है, क्रम चलते रहता है। देखिए जल के बाद ये वन हो जाता है, पवन ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। अब देखिए सोलर जब डिस्चार्ज रहता है तो उसको आप चार्ज करते हैं, फिर चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, यानी कि यह प्रक्रिया क्या होता है, चलते रहता है। तो वैसे संसाधन यानी कि वैसे चीज जो बार बार, देखिए लात खाने की भी बात आ रहा है, लात खाने पर भी ये बार बार आ जाता है तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। वैसे संसाधन जिसका प्रयोग करने के बाद वह पुनः पूर्ति में आ जाता है तो वो नवीकरणीय संसाधन होता है। दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन, इसको एक बार लात मार दीजिए शांत हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर देखिए कोयला, कोयला क्या होता है कि एक बार जल जाता है तो पुनः प्राप्त नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। किरोसिन, किरोसिन तेल आप एक बार जला देते हैं तो पुनः प्राप्त होता है, नहीं होता है, तो ये भी हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, डीजल, अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं, जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं, जलाने वाले चीज होते हैं, उन जलाने वाली चीजों को, जीवाश्म ईंधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसके उपयोग के बाद उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वैसे संसाधन जिसके उपयोग के बाद उसकी पुनः पूर्ति नहीं होती है या होती भी है तो हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो इसको दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। वैसे संसाधन जिसे उपयोग करने के बाद उसके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति होती ही नहीं है, वो दोबारा आपके जीवन में आता ही नहीं है, तो हो जाता है अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला को आप जलाइएगा
वो बेचारा फिर आपके जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। यहाँ पर केरोसिन तेल जलाइएगा, वो भी दोबारा नहीं आता है। गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, क्या पेट्रोल खत्म होने के बाद पुनः वो गाड़ी में आता है जी? नहीं आता है, दूसरा डालना पड़ता है, वही दोबारा नहीं आता है। यहाँ पर डीजल जितने भी है जीवाश्म ईंधन, यानी कि जो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा, यानी कि वो नया आपको पुनः मिल जाएगा, तो नवीकरणीय संसाधन कहिएगा। अब पुनः आपको नया प्राप्त नहीं होगा तो उसको अनवीकरणीय संसाधन कहिएगा। कि स्वामित्व यानी अधिकार के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए निजी संसाधन नाम से ही पता चला है कि निजी यानी कि अपना पर्सनल है, तो जितने भी पर्सनल चीज हैं जिस पर अपना अधिकार होता है, यानी कि एक आदमी का उस पर अधिकार होगा, वैसे संसाधन जिस पर एक आदमी का अधिकार होता है उसे निजी संसाधन कहते हैं। अब एक आदमी का अधिकार किस पर होगा जी? तो मान लीजिए कि कोई खेत है, कोई खेत एक आदमी का ही होता है, बाग बगीचा हो गया, बाग बगीचा एक आदमी का ही होता है, कुआं हो गया, ये सब एक आदमी का होता है, तो ये हो जाएगा निजी संसाधन जिस पर एक आदमी का अधिकार हो। और देखिए वैसे संसाधन जिस पर किसी समाज का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे में मंदिर, मस्जिद, स्कूल, धर्मशाला। देखिए इस पर क्या होता है कि समाज का अधिकार होता है, इस पर किसी पर्सनल आदमी का अधिकार नहीं होता है। और देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? जो किसी देश के अंदर पाया जाता है, जो किसी भी देश के अंदर जो संसाधन पाया जाता है, तो किसी भी देश के अंदर के संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, और किसी भी देश के बाहर के संसाधन को, देश के बाहर के संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जब वो किसी देश के अंदर पाया जाएगा संसाधन तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहिएगा, और किसी देश के बाहर वो संसाधन पाया जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहिएगा। या देखिए इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, देखिए कोई ना कोई, देखिए जब कोई देश होता है तो किसी न किसी देश का क्या होता है? तट रेखा होता है। तो किसी भी देश के तट रेखा से, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का संसाधन वो राष्ट्रीय संसाधन हो सकता है। कोई देखिए भारत है, तो भारत क्या हो सकता है कि यहाँ पर दक्षिण में हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर यानी कि हिंद महासागर में 200 किलोमीटर तक का संसाधनों का प्रयोग यहाँ पर भारत कर सकता है। यानी कि किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। उस क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और किसी भी देश के बाहर के संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग बात को समझ गए होंगे। हैं कि विकास के आधार पर जो संसाधन होते हैं चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है संभावित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन और चौथा होता है विकसित संसाधन। देखिए संभावित संसाधन कौन संसाधन होते हैं? वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो केवल विशेष इलाका में, एरिया में ही पाए जाएंगे, उन संसाधनों को संभावित संसाधन कहा जाएगा। या कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है वे संभावित संसाधन हो जाते हैं। अब देखिएगा जैसे में हिमालय क्षेत्र का खनिज संभावित संसाधन है, केरल का थोरियम संभावित संसाधन, लद्दाख का यूरेनियम संभावित संसाधन, गुजरात एवं राजस्थान का पवन और सौर ऊर्जा संभावित संसाधन होते हैं। यानी कि संभावित संसाधन को आप इतने 7 आधारों को बता सकते हैं कि संभावित संसाधन वैसे संसाधन जिनका वर्तमान उपयोग नहीं हो रहा है और उसे भविष्य के लिए रखा गया है, उन सभी को संभावित संसाधन यानी उसके उपयोग की संभावना है, उन्हें संभावित संसाधन कहेंगे। उनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं है तो संभावित संसाधन हो जाएंगे। जैसे में हिमालय क्षेत्र का खनिज किस प्रकार का संसाधन है?
तो संभावित संसाधन है। केरल का थोरियम संभावित संसाधन है, लद्दाख का यूरेनियम, गुजरात एवं राजस्थान का पवन ऊर्जा, ये सब संभावित संसाधन है। दूसरा हो जाता है भंडार संसाधन, वैसे संसाधन जिसे भविष्य के लिए भंडारित करके रखा गया है वे भंडारित संसाधन हो जाते हैं, लेकिन विशेष प्रौद्योगिकी के अभाव में इसका यूज वर्तमान समय में नहीं हो रहा है। किसके चलते? तो प्रौद्योगिकी के अभाव में इसका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है। जैसे में जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिससे ऊर्जा को बनाने की बहुत सारी संभावना हो जाती है। जल से क्या बनाने की संभावना? तो ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना है। ये हो जाते हैं भंडार संसाधन। जल केवल पूछेगा तो किस प्रकार का संसाधन? भंडार संसाधन। लेकिन नदी जल पूछेगा तो वो संचित कोष संसाधन हो जाता है। आप समझते हैं कि संचित कोष संसाधन क्या है। देखिए यहाँ पर हम समझे कि संभावित संसाधन, वैसे संसाधन जो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको संभावित संसाधन कहा जाता है, और वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं वो किसी भी नदी में पाए जा सकते हैं, वो किसी भी वन एवं बांधों में पाए जा सकते हैं, तो वे संभावित संसाधन होते हैं। संभावित संसाधन वे क्या होते हैं? तो वे संचित कोष संसाधन होते हैं। संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं। संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है। संचित कोष संसाधन किसी भी नदी में पाया जाता है, तो किसी भी नदी का जल संचित कोष संसाधन कहलाता है। केवल जल पूछेगा तो भंडार संसाधन, और नदी जल पूछेगा तो वे संचित कोष संसाधन हो जाएगा। वन एवं बांधों का जो जल है वो संचित कोष संसाधन हो जाता है। अब देखिए विकसित संसाधन चौथा समझते हैं। वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है और उसकी गुण मात्रा का भी निर्धारण हो चुका है वे हो जाते हैं विकसित संसाधन।